लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाईडीएससी का डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज कौन कौन सी पोजीशंस पे मिल रहा है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। तो जैसे ब्राइट फ्रिंजेस की जो लोकेशन है वो ऊपर ये लिखी हुई है, ये ब्राइट फ्रिंजेस की लोकेशन हो गई सारी की सारी, और ये वाली लोकेशन डार्क फ्रिंज की हो गई, ठीक है। यानी कि स्क्रीन पे हमें जो नजर आएगा वो ये वाला पैटर्न है, ये जो बना हुआ है यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे जो नजर आएगा वो ये वाला पैटर्न होगा। बोलो, ये बात क्लियर है। अब क्या है कि ये जो स्क्रीन पे पैटर्न आ रहा है, ये ब्राइट और डार्क के तो हमने ये सिंगल पॉइंट्स निकाले हुए हैं, ब्राइट और डार्क के जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सिंगल पॉइंट्स हैं, जबकि थिकनेस देखें तो इसकी काफी थिकनेस है। तो ये थिकनेस इसलिए आ रही है क्योंकि जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है वो हम लोग अभी निकालेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर का फंक्शन आता है। तो ऐसा नहीं है कि जहां ब्राइट है सिर्फ वहीं पे इंटेंसिटी है, जहां डार्क है वहीं सिर्फ वहीं पे इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी उनके बीच में भी है, और उनके बीच की जो इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम से मिनिमम सडनली हो जा रही है, मैक्सिमम से मिनिमम ग्रेजुअली आ रही है। तो क्या है ना, पूरे स्क्रीन के ऊपर हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी अवेलेबल जरूर है, ठीक है ना। तो हमारा अगला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो यही डिस्कशन है। तो नेक्स्ट हम इसमें हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज intensity variation on screen, इंटेंसिटी वेरिएशन ऑन स्क्रीन। तो अब देखो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है इंटरफेरेंस में, तो प्रोसेस तो वैसा ही है। प्रोसेस ये है कि हम सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि एट जनरल पॉइंट ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन का अगर हम जनरल पॉइंट लें तो उस जनरल पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस है यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो डेल्टा एक्स हम लोगों ने ऊपर निकाला था, कितना आया था, वाई डी अपॉन कैपिटल डी आया था, ठीक है। अब डेल्टा एक्स अगर वाई डी अपॉन कैपिटल डी है तो डेल्टा फाई यानी कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से निकालोगे तो ये आएगा 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, और इंटू वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई डी अपॉन लैम्डा डी और इंटू वाई। तो ध्यान से देखो, ये जो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस है ये दोनों ही वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, वाई के हिसाब से चेंज हो रहे हैं ये। और अगर हमें फेज डिफरेंस मिल गया है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करें 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी 4I0 कॉस स्क्वायर, देखो ध्यान से, ये आएगा पाई डी वाई अपॉन लैम्डा डी। तो देखो ध्यान से, इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है वो मैंने कहा ना कॉस स्क्वायर का फंक्शन है। स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इंटेंसिटी है, और ये जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से वो ना, इसी को हम लोग इंटरफेरेंस बोल रहे हैं, ठीक है ना। इंटरफेरेंस का एक डेफिनेशन तो मैंने ऊपर सबसे पहले लिखा था, वो ये था कि इंटरफेरेंस इज सिंपली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। और इंटरफेरेंस को हम दूसरे शब्दों में अगर बोलना चाहें, इन अदर वर्ड्स, तो वी कैन से इंटरफेरेंस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑन स्क्रीन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑन स्क्रीन। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर इंटरफेरेंस नहीं होता, मान लो एक सोर्स आई नॉट है, एक सोर्स आई नॉट है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई 2I0। तो अगर इंटरफेरेंस नहीं होता तो उस पूरे स्क्रीन के ऊपर हर जगह इंटेंसिटी 2I0 होती, जैसा कि नॉर्मली होता है। क्योंकि नॉर्मली जितने भी दो सोर्सेज अगर है लाइट के, तो दोनों सोर्सेज का सिंपल एडिशन होता है। बट इंटरफेरेंस होने की वजह से क्या हुआ कि वो I0 मिलके स्क्रीन के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे 4I0 बना रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जहां 0 बना रहे हैं, और बाकी सारे पॉइंट्स पे 0 और 4I0 के बीच में इंटेंसिटी दे रहा है। यानी कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, नाउ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम अदर वे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उसके पैटर्न के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहो तो हम ये पॉइंट लिख भी सकते हैं यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स
In other words, interference can be defined as redistribution of स्क्रीन फ्रीज हो गई सर. interference can be defined as redistribution of light energy on screen. बताओ इस लाइन का मतलब क्लियर है? redistribution of light energy on screen. अच्छा, अब बात आती है कि स्क्रीन के ऊपर हमको दिखाई क्या देगा. तो स्क्रीन के ऊपर हमको इस तरह से नजर आएगा. ध्यान से देखो, स्क्रीन के ऊपर जो इंटेंसिटी हमको नजर आएगी वो इस तरह से होगी. ठीक है, इसमें तुम ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा स्क्रीन का सेंटर वाला पॉइंट जो y इक्वल टू 0 है. इसके बाद ये पॉइंट है फर्स्ट डार्क फ्रिंज का. फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पे आ रही थी? y की वैल्यू लैम्डा डी बाई 2d पे. ये पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट ब्राइट का, ये था y इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी. और इस तरह से सारे पॉइंट्स आ रहे हैं. तुम देखो ध्यान से, यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, इधर भी स्क्रीन के दूसरे तरफ भी सिमिलर वेरिएशन है. तो ये वाला जो पॉइंट था, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. याद है ना? इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज. नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. और इस तरह से पूरे स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी है. बट तुम ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं है कि 4I0 से जो 0 हो रही है इंटेंसिटी, यहाँ पे देखो जैसे ये 4I0 है और 4I0 से ये इंटेंसिटी 0 हो रही है, फिर 0 से 4I0 हो रही है, फिर 4I0 से 0 हो रही है. तो ये वेरिएशन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस वेरिएशन है. मतलब इसका ये हुआ कि बीच में ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पे इंटेंसिटी 2I0 होगी, 3I0 होगी, 3.5I0 होगी, 0.5I0 होगी, इस तरह से. तो अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट कैलकुलेट करना है जहां पे इंटेंसिटी ब्राइट और डार्क के अलावा कुछ और वैल्यू है, तो हमको क्या करना होगा? तो ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसी का हमें यूज करना है. देखो ध्यान से, बोलो. ठीक है ना? तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा एक्सरसाइज करके देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, नोट कर लो. पहले नोट करना है तो ये पॉइंट भी इसी तरह से फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगा. ये पॉइंट फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगा, इस तरह से. फेज डिफरेंस में ये ग्राफ है, मतलब फाई वर्सेस डेल्टा फाई वर्सेस आई का ग्राफ है ये. लेकिन जहां पे डेल्टा फाई मालूम है, वहां पे पार्ट डिफरेंस भी बता सकते हैं, वहां पे वाई भी बता सकते हैं. सब चीजें आपस में रिलेटेड हैं, प्रोपोर्शनल है सब एक दूसरे के. डेल्टा एक्स डेल्टा फाई के प्रोपोर्शनल है, डेल्टा एक्स वाई के भी प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा फाई भी वाई के प्रोपोर्शनल है. ठीक है ना? तो इसमें जैसे मुझे करके बताओ, फाइंड पोजीशन, या ऐसे लिख दो पोजीशंस ऑन स्क्रीन वेयर resultant intensity is equal to, तो करके बताओ, इक्वल टू I0, इक्वल टू 2I0 एंड इक्वल टू 3I0. ये तीनों इंटेंसिटी कौन कौन से पोजीशंस पे है? पोजीशन मतलब कि हमें वाई कोऑर्डिनेट बताना है. करो जरा इसको.
कैसे करेंगे? तो चाहो तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, या पहले ऐसे कर लो जो तुम्हें इजी पड़े। हमारे पास ये फॉर्मूला है 4I0, आई रिजल्टेंट इज 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो इसको लिख दो इक्वल टू I0। तो यहाँ से देखो कॉस ऑफ डेल्टा 5/2 की वैल्यू क्या आएगी। अब प्लस माइनस मत लिखो, केवल प्लस वाला लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कि उसको जनरल में कैसे कन्वर्ट करना। ये 1/4 आएगा तो ये बन जाएगा 1/2, और 1/2 के हिसाब से डेल्टा 5 की वैल्यू कितनी बनेगी? क्यों भाई, डेल्टा 5 की वैल्यू मिनिमम वैल्यू बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बनेगी? 1/2 का मतलब हुआ π/3 हुआ ना, तो ये डेल्टा 5 की वैल्यू 2π/3 बन रही है। क्यों? अब देखो डेल्टा 5 अगर 2π/3 है तो देखना ध्यान से, ये 2π/3 भी हो सकता है, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ये 2π प्लस माइनस 2π/3 भी हो सकता है, फिर 4π प्लस माइनस 2π/3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर डेल्टा एक्स में कन्वर्ट करें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी लैम्डा अपॉन 2π इंटू 2π/3। तो ये लैम्डा बाई 3 आ जाएगी। तो ये लैम्डा बाई 3 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, और ये हो सकती है लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाई 3, 2 लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाई 3, 3 लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाई 3, एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज होंगी। और अगर हम इसको y में कन्वर्ट करें तो वाई डी अपॉन डी की वैल्यू लैम्डा बाई 3 है, तो यहाँ से तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस लैम्डा डी अपॉन 3d। फिर और क्या वैल्यूज बनेंगी? तो इसमें लैम्डा डी बाई डी और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस लैम्डा डी बाई डी प्लस माइनस लैम्डा डी बाई 3d, अगेन प्लस माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी प्लस माइनस लैम्डा डी बाई 3d, एंड सो ऑन। तो इन सारी पोजीशंस पे इंटेंसिटी I0 है। ये बात तुम ग्राफ में भी नोटिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी I0 है। I0 इंटेंसिटी इस स्क्रीन के अप साइड और डाउन साइड दोनों में ही है, और रिपीट हो रही है बार बार, देखो ध्यान से। तो वो सारे पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है? ए पार्ट में कर लिया था अपने आप? कर लिया था या कोई कंफ्यूजन है? बोलो। नेक्स्ट करो फिर। डी में इसी तरह से आई रिजल्टेंट को हम लिखेंगे 2I0 इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो यहाँ से देखो डेल्टा 5 की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा 5 की वैल्यू यहाँ से ये 1/√2 बनेगा, यानी π/4, तो ये π/2 आएगी। डेल्टा 5 π/2 आएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स के लिए π/2 इसमें मल्टीप्लाई करो तो π/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये लैम्डा बाई 4 आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू लैम्डा डी अपॉन 4d, ठीक है ना। फिर से लैम्डा डी बाई डी इसमें से ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, लैम्डा डी अपॉन 4d। ये सारे पॉइंट्स इस तरह से बनते जाएंगे। एंड सिमिलरली सी पार्ट में आंसर बताओ मुझे डायरेक्ट क्या आ रहा है? सी पार्ट में आ रहा होगा लैम्डा डी बाई 60, फिर प्लस माइनस लैम्डा डी बाई डी प्लस माइनस लैम्डा डी बाई 60, फिर प्लस माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी एंड प्लस माइनस लैम्डा डी बाई 60। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहां से भी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो अपना जनरल वैल्यू, तुम्हें मालूम है मैथ्स के हिसाब से, या बाद में कन्वर्ट कर लो। तो स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना, और इंटेंसिटी मालूम है तो स्क्रीन का वो पॉइंट निकालना, ये दोनों प्रोसेस एकदम क्लियर होने चाहिए सबसे पहले। तो मतलब हमें क्या क्या पता चल गया? हमें ये पता चल गया है कि स्क्रीन पे कहाँ कहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस हैं, कहाँ कहाँ पे डार्क फ्रिंजेस हैं,
हमको ये भी पता चल गया है कि जहां ब्राइट और डार्क नहीं है, कुछ और है, कोई और वाई कोऑर्डिनेट है, तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, या इंटेंसिटी पता है तो वो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। इतना यहां तक कोई डाउट है, बताओ। सर वो डेल्टा एक्स आता है ना, तो हम लोगों ने उसका जनरल निकाला लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाई 3, वो समझाइएगा। अभी जैसे 4 पाई किया वैसे लैम्डा कर दिया है। 2 पाई फेज डिफरेंस अगर 2 पाई है तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। भाई 0 से लैम्डा बाई 3 आगे, तो वो लैम्डा से लैम्डा बाई 3 आगे, 2 लैम्डा से लैम्डा बाई 3 आगे, और 0 से लैम्डा बाई 3 पीछे, तो लैम्डा से लैम्डा बाई 3 पीछे, 2 लैम्डा से लैम्डा बाई 3 पीछे, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इसके बाद चीजें रिपीट होने लगेंगी। ठीक है ना? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। है बहुत सिंपल, बस एक बार समझ में आने की देर है। समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान चैप्टर है, एंड अगेन स्कोरिंग तो है ही है। क्लियर है, बोलो सभी को। यस ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर हम लोग इस पे, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। देखो अब उसमें स्लिट का जो विड्थ है, अगर वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसमें से जो अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग होगी वो भी अनइक्वल होगी। इनफैक्ट हम ये बात लिख सकते हैं और ध्यान भी लिख सकते हैं, ध्यान भी रख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी क्रॉसिंग slit is directly proportional to slit width। ठीक है ना? is directly proportional to slit width। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक सोर्स का इंटेंसिटी आई नॉट होगा और दूसरे सोर्स का इंटेंसिटी 25 आई नॉट होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। तो इनका रेशियो निकालो, क्या आएगा, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। क्यों भाई, कितना आता है, 5 + 1 यानी 6 और 4, तो ये 36/16 आ रहा है, 9/4 यानी कि 9/4। कर लिया था। यस सर ठीक है, वेरी गुड। और देखो नेक्स्ट, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। देखो ध्यान से, तो लैम्डा हमको गिवन है, कैपिटल डी हमको गिवन है, ठीक है, और कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट 10th ब्राइट फ्रिंज इज एट ए डिस्टेंस 12 mm, यानी 10th ब्राइट फ्रिंज के लिए हमें वाई कोऑर्डिनेट पता है। तो लिखते हैं डायरेक्ट फॉर 10th ब्राइट फ्रिंज के लिए वाई का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा 10 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, रख दो सारी वैल्यू, वाई की जगह 12 mm है, यूनिट्स का ध्यान रखना बस, लैम्डा की जगह 5893 इंटू 10⁻⁻10, कैपिटल डी की जगह 1 और स्मॉल डी हमको निकालना है।
तो ये क्या 0.49 mm के आसपास आ रहा है, आ रहा है? यस सर। ठीक है ना, कर लिया होगा सभी ने। और देखो नेक्स्ट, अब इसमें कैपिटल डी हमको गिवन है 1.5 मीटर और स्मॉल डी गिवन है 0.15 मिलीमीटर एंड लैम्डा गिवन है 6500 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहा है फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ तो निकल आया सीधे सीधे, W इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्डा 5 mm। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो ये 6.5 mm आ रहा है, आ रहा है। और बी पार्ट में व्हाट इज चेंज इन फ्रिंज विड्थ इफ द स्क्रीन इज टेकन अवे फ्रॉम स्लिट बाय 50। तो देखो W की वैल्यू होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा W होगा उसको लिख सकते हैं लैम्डा डेल्टा डी अपॉन स्मॉल डी, प्रोपोर्शनली है। ठीक है ना, तो बस इसमें डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो ये 2.16 mm आ रही है। कर लिया, हो गया ना सभी से। और देखो नेक्स्ट, देखो पोजीशन ऑफ 9th ब्राइट फ्रिंज, लेट्स से वी कॉल इट y1, तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एंड पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज y2, तो सेकेंड डार्क फ्रिंज हो जाएगा 3 लैम्डा डी अपॉन 2d। इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो इनका जो डिफरेंस है यानी डेल्टा वाई, y1 माइनस y2, तो ये देख लो कितना आएगा, ये आएगा 15 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d और ये वैल्यू दिया हुआ है 8.835 mm। तो यहाँ से लैम्डा निकालना है, इनटू तो ये आ रहा है 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। कर लिया सभी ने? बोलो, कर लिया ना सभी ने? देखो नेक्स्ट देखो फिर,
तो इसमें अब ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, ये वही इंटेंसिटी का ग्राफ है जो हम लोगों ने अभी बनाया था, ठीक है। लेकिन अब तुम ध्यान से देखो, इस ग्राफ में मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं है। तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 तभी हो सकती है जब I1 I2 की वैल्यू सेम होती है, दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम होती है। अगर सेम नहीं होगी तो मिनिमम वाला 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डार्क फ्रिंज है वो कंप्लीट डार्क नहीं है, मतलब डार्क फ्रिंज में भी कुछ इंटेंसिटी है, बट ये है कि वो मिनिमम इंटेंसिटी है। तो हमें ये तो पता चल ही गया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी से मिनिमम और मिनिमम से वापस मैक्सिमम, तो ये कितने एंगल पे दोबारा मैक्सिमम आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक तरह से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गया, देखो। और ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज 1 डिग्री पे आ रहा है। तो एंगल हमें मालूम है क्या होता है, वहां पे थीटा लिखते हैं ना। तो पार्ट डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं d साइन थीटा, और इसको लिखते हैं n लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। और फर्स्ट ब्राइट और सेंट्रल ब्राइट, ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इनके बीच का जो गैप होगा यानी d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बन जाएगा। और थीटा की वैल्यू हमें दिया हुआ है। अब देखो थीटा अगर 1 डिग्री है तो साइन थीटा और थीटा सेम हो गया ना। तो d इंटू थीटा, थीटा है 1 डिग्री, तो इसको 1 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 7500। तो यहाँ से देखो d की वैल्यू क्या आती है। d का वैल्यू कितना आता है यहाँ से, It's a 0.04 mm आ रहा है। 0.04 आ रहा है। जैसे 0.04 के आसपास आ रहा है सर, मतलब 7500 इंटू 180, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं, 0.04 mm। क्लियर है भाई सभी को कैसे किया। अब इसमें एक बात और देखो ध्यान से, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी, ये वैल्यू दी हुई है। मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू दी हुई है 1/1/9, यानी कि एक तरह से 9/1 है। तो यहाँ से I1 I2 का रेशियो निकालो, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट कर रहे हैं, और ये दिया हुआ है 9:1। तो यहाँ से I1 अपॉन I2 कितना आएगा, I1 अपॉन I2 बताओ सॉल्व करके। 4:1 आएगा। और I1 अपॉन I2 को लिखेंगे A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर। अब A1 अपॉन A2 4:1 है, A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू 2:1 बन गई। देखो क्लियर है या नहीं। कर लिया था, नहीं कर पाए थे। सेकंड पार्ट नहीं हुआ। फर्स्ट पार्ट कर लिया था। यस सर, हो गया था। सेकंड पार्ट ज्यादा इजी था। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें फिर। अच्छा, YDAC में एक दो पॉइंट नोट करके और लिख लो। नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एवरेज
एवरेज इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, एवरेज इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन। तो देखो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मतलब है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज सिंपली I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। अब अगर हम इस फंक्शन का एवरेज लेते हैं, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एवरेज, तो देखो cos फाई, sin फाई, मतलब sin x cos x, इन सारे फंक्शंस की एवरेज वैल्यू 0 होती है। तो इसमें I1 का एवरेज वैल्यू I1 हो जाएगा, I2 का एवरेज वैल्यू I2 हो जाएगा, लेकिन जो थर्ड वाला टर्म है इसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा कि एवरेज इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और एवरेज इंटेंसिटी को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बाई 2। तुम ध्यान से देख लो, I मैक्सिमम और I मिनिमम को ऐड करेंगे अगर एंड बाई 2 करेंगे तो I1 प्लस I2 ही मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? I मैक्सिमम इज अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर और I मिनिमम इज अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। तो इन दोनों का सम करो, देखो क्या मिलेगा। तो इनका सम करोगे तो 2 टाइम्स I1 प्लस I2 मिलेगा, मिलेगा ना, और बाई 2 करेंगे तो I1 प्लस I2 आ जाएगा। सो दिस इज एवरेज इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, याद रखना। देन सेकेंड पॉइंट में एक टर्म और डिफाइन करते हैं कॉल्ड फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी, अब इसका कोई भी सिंबल से डिनोट कर सकते हो। लेट्स से हम लोग इसको कोई भी सिंबल ले सकते हैं, ईटा ले लेते हैं, ठीक है ना। फ्रिंज विजिबिलिटी, नोट करो। एंड फ्रिंज विजिबिलिटी का डेफिनेशन है, fringe visibility is defined as I maximum minus I minimum upon I maximum plus I minimum, ठीक है ना। called fringe visibility। तो बताओगे ध्यान से कि फ्रिंज विजिबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। फ्रिंज विजिबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 बनेगा। क्यों, कब बनेगा? तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तब बनेगा जब I1 और I2 इक्वल होंगे, और इसके अलावा ये 1 से छोटा होगा अगर दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी इक्वल नहीं है तो। सर अगर I मिनिमम 0 हो जाए तो? I मिनिमम 0 हो जाए तो 1 बनेगा ना। यस सर, तब 1 बन सकता है ना, तब भी उस केस के लिए 1 बन सकता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। अरे मिनिमम होता है रूट I1 माइनस रूट I2, तो I1 I2 अगर इक्वल हो जाएंगे तो I मिनिमम तो 0 हो ही गया ना। यस, 1 तभी होगा जब I मिनिमम 0 होगा, ठीक है ना। मतलब ये एक तरह का फैक्टर है जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और 1 के जितना नजदीक होगा उतना ही पैटर्न बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि हायर वैल्यू ऑफ
fringe visibility means the pattern has good contrast. Higher value of fringe visibility means the pattern has good contrast. Good contrast मतलब हमको ठीक से नजर आएगा कि ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है. ठीक है. देन एक थर्ड पॉइंट है कॉल्ड लाइन विड्थ. लाइन विड्थ, और लाइन विड्थ के बारे में लिख सकते हैं line width is defined as distance between two consecutive points on screen where resultant intensity is equal to average intensity on screen. It is defined as distance between consecutive points where intensity is equal to average intensity. निकाल सकते हो इसकी वैल्यू क्या होगी लाइन विड्थ? तो भाई इसका वैल्यू निकाल सकते हो. तो सपोज अगर हम I1 और I2 इक्वल ले लें I0 के, तो ध्यान से देखना एवरेज इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2. तो इसका मतलब है कि हमें पता करना है कि इंटेंसिटी 2I0 कहाँ होगी. और बोल सकते हैं कि अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2I0 है तो Y का वैल्यू निकाला था ना हम लोगों ने ऊपर, कितना आया था? रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर 2I0 है तो Y कितना निकल के आया था? मिनिमम वैल्यू Y की. तो Y की मिनिमम वैल्यू निकल के आई थी लैम्डा डी बाई 2D. ठीक है. लेकिन एक बात समझना ध्यान से, ये जो लैम्डा डी बाई 2D निकल के आया था, ये एक तरह से ये वाला पॉइंट आया है निकल के. ये पॉइंट तो 4I0 है, ये पॉइंट 2I0 है, तो ये वाला y कोऑर्डिनेट आया है लैम्डा डी बाई 2D. लेकिन अगर हमें लाइन विड्थ निकालनी है तो ऐसे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी लाइन विड्थ. तो यहां से क्या लिख सकते हैं? हेंस लाइन विड्थ इज इक्वल टू 2y, 2D आया था, 4D आया, सॉरी 4D आया होगा ना. y की वैल्यू लैम्डा डी बाई 4D होगी. 2D पे तो डार्क फ्रिंज है, 4D है, तो ये 2y के इक्वल है. और 2y को लिख सकते हैं लैम्डा डी बाई 2D के इक्वल. तो ये एक फॉर्मूला और है, ध्यान रखना लाइन विड्थ अगर पूछा जाए कभी. क्लियर है व्हाट इज लाइन विड्थ? अब क्या है कि ये जो अभी तक हम लोगों ने किया था ये एक तरह से बेसिक YDAC था, डिफॉल्ट YDAC एक्सपेरिमेंट. ठीक है. अब क्या है, हमें इस चैप्टर में थोड़ा सा इस YDAC के ऊपर हम कुछ चेंजेस करेंगे और देखेंगे कि उन चेंजेस का स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी है, जो फ्रिंजेस बन रहे हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो बाय डिफॉल्ट जो YDAC है वो यही है, इतना ही है जितना हम लोगों ने कर चुके हैं. अब क्या है कि इसके ऊपर कुछ चेंजेस करेंगे, थोड़े मोड़े चेंजेस, और देखेंगे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा. तो आगे हम लोग लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा
different cases of variations in YDAC. वेरिएशंस इन YDAC, और इसमें सबसे पहला हम लोग वेरिएशन देखते हैं कि व्हेन एंगल थीटा इज नॉट स्मॉल, ठीक है। अच्छा, एंगल थीटा याद है कौन सा एंगल थीटा है? ऊपर ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने जहां पे YDAC स्टार्ट किया था वहां पे हमने ये लिखा हुआ था कि अगर एंगल थीटा स्मॉल है तो हम लोग साइन थीटा को tan थीटा लिखते हैं, और tan थीटा की वैल्यू को हम लोगों ने y/d लिखा था। तो बट जरूरी नहीं है कि एंगल थीटा स्मॉल ही हो, तो एंगल थीटा अगर स्मॉल नहीं है तो हमारे रिजल्ट में क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखना चाह रहे हैं। तो अगर एंगल थीटा स्मॉल नहीं है, पता कैसे चलेगा कि एंगल थीटा स्मॉल नहीं है? तो ये भी लिख सकते हो कि इफ लैम्डा इज कंपेरेबल टू स्मॉल डी, या फिर बोल सकते हैं n इज वेरी लार्ज। मतलब दो सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें थीटा स्मॉल नहीं होगा, या तो n बहुत लार्ज हो, मतलब हम लोग बोलते हैं कि हमें 1000 मैक्सिमा चाहिए, तो 1000 मैक्सिमा के केस में वो एंगल छोटा नहीं रह जाएगा, एंगल छोटा होगा 10, 5, 15, 20 तक के लिए। या फिर लैम्डा और डी की वैल्यू कंपेरेबल हो। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली लैम्डा तो विजिबल लाइट के रेंज में होगा, नैनोमीटर में होगा, और डी की वैल्यू मिलीमीटर में होती है। तो अगर डी मिलीमीटर में है, लैम्डा नैनोमीटर में, तो ऑब्वियसली जो डी है वो लैम्डा से बहुत बड़ा है। बट अगर कभी ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डी और लैम्डा कंपेरेबल है, तो हम उस केस में थीटा स्मॉल नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए भी मैंने आगे बता दिया, ऐसे पता चल जाएगा। तो अब देखो, अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो हम लोग YDAC में जब डेल्टा एक्स लिखते हैं तो डेल्टा एक्स को हम लोग डी साइन थीटा लिखेंगे बस। मतलब कहने का है कि अब यहां से हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, डी साइन थीटा को डी टेन थीटा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि थीटा स्मॉल नहीं है, ठीक है। तो अब इस केस में यहीं से आगे बढ़ जाएंगे कि अगर हमें ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो क्या करना होगा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू तो हम लोग लिखेंगे एन लैम्डा, तो यहां से आएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो अगर तुम थीटा निकालोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एन लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। और ये जो थीटा निकल के आएगा इसको हम लोग बोलेंगे दीज थीटास आर एंगुलर पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। मतलब पहले हम लोगों ने ब्राइट फ्रिंज के लिए y कोऑर्डिनेट डिफाइन किया था, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे एंगल थीटा डिफाइन होगा। अच्छा, एंगल थीटा तो चलो रेगुलर आ रहा है कि साइन इनवर्स लैम्डा बाई डी पे पहला होगा, साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाई डी पे दूसरा होगा, साइन इनवर्स 3 लैम्डा बाई 3 पे डी पे तीसरा ब्राइट फ्रिंज होगा। लेकिन यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगे वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होंगे, ठीक है ना। हियर फ्रिंजेस आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ जैसा कोई भी टर्म नहीं डिफाइन होगा। फ्रिंज विड्थ हम लोगों ने तभी बोला था जब फ्रिंजेस के साइज सेम है, यहाँ पे साइज सेम नहीं आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से फॉर डार्क फ्रिंजेस, तो अगर डार्क फ्रिंजेस होगा तो डेल्टा एक्स को लिखेंगे 2n+1 टाइम्स लैम्डा बाई 2। तो यहां से तुम्हें थीटा मिल जाएगा साइन इनवर्स 2n+1 टाइम्स लैम्डा अपॉन 2d। देखो, और ये जो थीटा मिलेंगे ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे एंगुलर पोजीशंस ऑफ dark fringes. Again, similar to bright fringes, dark fringes are also not equally spaced.
ठीक है, ये हो गया ब्राइट फ्रिंज, ये हो गया डार्क फ्रिंज। यहाँ पे हम एक और बात निकालेंगे, इसको बोलते हैं मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू है डी साइन थीटा, और इसको हम एन लैम्डा के इक्वल करेंगे। तो ये जो एन है, इसी एन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। इसी एन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। और इस एन की वैल्यू अगर लिखो, मान लो एन की पहले वैल्यू लिख लो, तो एन बनेगा डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो एन का मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगा बताओगे? एन के मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा क्या लेना चाहिए? पाई बाय 2। थीटा पाई बाय 2 बनेगा। तो एन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा डी बाई लैम्डा। ठीक है, अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है, कहाँ यूज आएगा। एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन का मतलब है ऑर्डर, मतलब ये हुआ कि एन की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, एंड सो ऑन। तो एन अगर 0 है तो 0 का मतलब है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। एन का वैल्यू +-1 है तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। एन का 2 है तो इसका मतलब हुआ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह से अगर एन का वैल्यू +-0.5 है, या +-1.5 है, या +-2.5 है, तो इसका मतलब क्या होगा? 0.5 का मतलब होगा ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज। एन अगर 1.5 आएगा तो ये बन जाएगा सेकेंड डार्क फ्रिंज, एंड सो ऑन। तो एन का वैल्यू ही हमें बताएगा कि वो कौन सा ऑर्डर का फ्रिंज है, वो डार्क है, ब्राइट है, या कुछ और है। अगर इंटीजर आता है तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम ऑर्डर वाला फ्रिंज है वो ब्राइट है। एन का वैल्यू अगर समथिंग 0.5 आता है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम ऑर्डर वाला जो फ्रिंज है वो डार्क है। और अगर एन का वैल्यू कुछ और आता है अदर देन इंटीजर एंड 0.5, मल्टीपल ऑफ 0.5, तो भी इसका मतलब है कि वो कोई और फ्रिंज है, ना तो वो ब्राइट है और ना ही वो डार्क है। ठीक है, नोट करो, पहले इतना बताओ, कोई डाउट है इसमें? तो अभी करते हैं एग्जांपल, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे इसमें कैसा क्वेश्चन हो सकता है, इसमें होगा जैसे इसमें पूछ सकता है कि इन YDAC सेटअप capital D is given 1 meter, small d is given suppose 3 millimeter, and lambda is given 1 millimeter। वैल्यूज तो हो ही सकती हैं। तो हमें निकालना है इसमें फाइंड
ए पार्ट में y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, बी पार्ट में y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, एंड सी पार्ट में नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन। करोगे ट्राई या मैं करूं? ट्राई करोगे भी? ट्राई करेंगे। ठीक ठीक, करो, ट्राई करो। तो देखो इसमें स्टार्ट करते हैं पहले। अब देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें यही पता चल जाना चाहिए कि ये जो स्मॉल डी और लैम्डा है ये कंपेरेबल है। इसका मतलब थीटा यहाँ पे स्मॉल नहीं है, थीटा स्मॉल नहीं है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू को हम डी साइन थीटा लिखेंगे, वाई डी अपॉन डी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वाई डी अपॉन डी तब लिखा था जब साइन थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट कर दिया था। एंड डी साइन थीटा को अगर हमें ब्राइट फ्रिंज निकालनी है तो एन लैम्डा, तो अब सीधे सीधे बोल सकते हैं कि फॉर फर्स्ट ब्राइट, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए एन की वैल्यू 1 है, तो यहां से देखो क्या आएगा, तो डी साइन थीटा इज लैम्डा, तो यहां से तुम्हें साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 1/3। देखो तो साइन थीटा 1/3 है, तो टेन थीटा निकालो कितना होगा। अब इक्वल नहीं कर सकते तो क्या होगा, वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना, तो साइन थीटा 1/3 है, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√8। देखो ध्यान से, और √8 की वैल्यू बन जाएगी, हो जाएगा y अपॉन कैपिटल डी, तो यहां से y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√8 mm हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट में फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए डी साइन थीटा को हम लोग 0.5 लैम्डा लिख देंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, तो यहां से तुम्हें साइन थीटा 1/6 मिलेगा, तो यहां से तुम्हें टेन थीटा की वैल्यू 1/√35 मिलेगी, विच इज इक्वल टू y अपॉन कैपिटल डी, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√35 mm आ जाएगी। ठीक है ना, बताओ क्लियर है फर्स्ट दोनों पार्ट। और सी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज निकालेंगे, तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज का मतलब होगा डी बाई लैम्डा, और यहाँ पे डी बाई लैम्डा की वैल्यू 3 आ रही है, और मैक्सिमम ऑर्डर 3 कब होगा, तो 3 तब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब इस पार्ट को जरा ध्यान से समझना, मैक्सिमम ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि n की मैक्सिमम वैल्यू 3 पॉसिबल है, यानी कि थर्ड मैक्सिमा तक n की वैल्यूज पॉसिबल है, तो n की सारी वैल्यूज लिखो जो जो पॉसिबल है, तो n की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी मैक्सिमा और मिनिमा के करस्पॉन्डिंग लिखना, तो n इक्वल टू 0 पॉसिबल है, फिर n इक्वल टू प्लस माइनस 1 पॉसिबल है, n इक्वल टू प्लस माइनस 2 पॉसिबल है, n इक्वल टू प्लस माइनस 3 पॉसिबल है। ये तो हो गया ब्राइट फ्रिंज के लिए, और डार्क के लिखेंगे तो n इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 पॉसिबल है, प्लस माइनस 1.5 पॉसिबल है, और प्लस माइनस 2.5 पॉसिबल है, प्लस माइनस 3.5 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखो 3 या 3 से कम वाले तो सारे पॉसिबल हैं, तो इसका यहाँ मतलब है यहाँ पे कि 6 मिनिमा बन रहे हैं, 3 मिनिमा स्क्रीन पे ऊपर बनेंगे और 3 मिनिमा स्क्रीन पे नीचे बनेंगे। लेकिन मैक्सिमा में ध्यान रखना, ये जो लास्ट वाला है जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाला है, वो थियोरेटिकली तो बन रहा है बट प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर पॉसिबल नहीं होगा। प्रैक्टिकली स्क्रीन पे पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसके लिए कि दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल
ऑन स्क्रीन, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैक्सिमा कितने बन रहे हैं? तो मैक्सिमा बनेंगे 5। कौन सर कौन उसका रीजन क्या बताया था कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा? सोचो भी तो ध्यान से, थीटा 90 कहाँ बनेगा स्क्रीन पे? जो S1 S2 से लाइट रेज यस सर। थीटा 90 कर दो, तो थीटा 90 मतलब इन्फिनिटी पे, तो वो इन्फिनिटी पे पॉसिबल नहीं है। उस पॉइंट को हम स्क्रीन पे नहीं मानते हैं। स्क्रीन पे उससे कम बन सकता है, मतलब कितना भी बड़ी स्क्रीन हो 89 डिग्री तक बन सकता है, 90 डिग्री नहीं बनेगा ना। यस सर। ठीक है ना। तो मैक्सिमम में हम +-3 वाला हटा देंगे, तो 5 मैक्सिमा बनेंगे। कौन कौन से नाम पूछे जाएंगे बता सकते हो ना? क्यों? मैक्सिमा कौन कौन से हैं और मिनिमा कौन कौन से हैं? The central bright fringe, first bright fringe, second. करेक्ट। क्लियर है क्वेश्चन ये? ठीक है, अभी इसमें और करेंगे थोड़े से प्रॉब्लम्स इसी केस 1 पे ही। आज लेक्चर में यही तरह रखते हैं, ठीक है ना। चैप्टर आसान है, चैप्टर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद है चैप्टर ये, बट जनरली लोगों को पसंद नहीं आता है। क्योंकि है क्या, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो कुछ करना ही नहीं है, सब फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ ये थोड़ा सा चीजें याद होनी चाहिए, वो तो है ही है।